नमस्कार विद्यार्थियों। आज का पाठ है संधि। संधि अर्थात योग अथवा मेल। विद्यार्थियों, सामान्य भाषा व्यवहार में जब हम संध्या शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ सामान्यतः हम सायंकाल से लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। 24 घंटे में संध्या 2 बार होती है। एक उस समय जब सूर्योदय हो रहा होता है और निशा का अंत अर्थात निशांत हो रहा होता है, और दूसरा सूर्यास्त के समय और दिनांत के समय, दिन का अंत। आपने सुना, मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, निशांत और दिनांत। संधि यहां भी है। इसी प्रकार जाने अनजाने हम अपने भाषा व्यवहार में न जाने कितने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां संधि होती है। आज के पाठ में हम इन्हीं संधियों की चर्चा करेंगे। वर्णों में संधि क्यों होती है? वर्णों में जब संधि होती है तो उनके रूप में क्या परिवर्तन होता है, और संधियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? विद्यार्थियों, आपने कभी रंगों को मिलाया है? कैसे 2 रंग जब आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा रंग बनता है। बिल्कुल ऐसे ही वर्णों के योग से 2 शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आइए मिलाते हैं रंगों को नाना शब्दों को, और सीखते हैं संधि वर्णों की। संधि की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने कहा है, 2 निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा, इन दोनों ही परिभाषाओं में विकार शब्द का प्रयोग किया गया है। 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब है परिवर्तन। जब 2 वर्ण मिलते हैं तो कुछ परिवर्तन होता है, एक नया शब्द बनता है और उसे ही संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किन आधारों पर यह वर्गीकरण किया गया है, आइए हम इसे समझते हैं। पहले विद्यार्थियों, आपने वर्ण विचार पढ़ा और आपने देखा, कोई भी वर्ण जब हमारे मुख से उच्चारित होता है तो उसके साथ सामान्यतः अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे जब हम कहते हैं क, तो क के साथ अ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका अंत स्वरों से होता है। जैसे हिम। हिम का अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो पाएंगे कि म के साथ अ जुड़ा हुआ है। अब दूसरा एक शब्द है आलय। आलय आरंभ हो रहा है आ से, अर्थात एक स्वर से। अब अगर हम हिम और आलय की संधि कराते हैं, अर्थात इन्हें मिलाते हैं, तो शब्द बनेगा हिमालय। संधि किसके बीच हुई? हिम में म के साथ अ स्वर है और आलय का आरंभ आ से हो रहा है, तो संधि हुई
अ और आ के बीच में, और दोनों मिलकर आ बन गए। तो हिम और आलय मिलकर बनते हैं हिमालय, और संधि होती है स्वरों के बीच में, अर्थात वे शब्द जिनका अंत स्वरों से हो रहा है, अर्थात स्वरांत शब्द जब किसी दूसरे शब्द से मिलते हैं और वहां भी आरंभ स्वर से हो रहा है, तो स्वर और स्वर की संधि होती है और इसे हम कहते हैं स्वर संधि। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अंत व्यंजन से होता है, जैसे जगत। जगत जब हम लिखते हैं तो जगत त के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं, और जगत शब्द जब ईश से मिलता है तो त अर्थात व्यंजन का जब ई स्वर से मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, अर्थात व्यंजन संधि वहां होती है जहां व्यंजनांत शब्द को किसी दूसरे शब्द से मिलाया जाता है। और इसी प्रकार विसर्ग संधि वहां होती है जहां विसर्ग से अंत होने वाले शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ मेल होता है। तो विद्यार्थियों, अब हमें ये रटने की आदत नहीं डालनी चाहिए कि स्वर संधि मतलब ये, व्यंजन संधि मतलब ये और विसर्ग संधि मतलब ये नहीं। हमें समझना चाहिए स्वरांत शब्द का मेल जब किसी दूसरे शब्द से हो रहा है तो वहां पे स्वर संधि है, व्यंजनांत शब्द का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि है, और विसर्ग से अंत होने वाले शब्द का जब किसी दूसरे शब्द से मेल हो रहा है तो वहां पर विसर्ग संधि है। स्वर संधि के वापस 5 भेद किए जाते हैं और इन 5 भेदों को हम आगे इसी पाठ में देखेंगे और बिल्कुल वैसे ही सीखेंगे कि किसका किससे मेल होता है तब दीर्घ संधि होती है, किसका किससे मेल होता है तो गुण संधि होती है, वृद्धि संधि कैसे होती है, यण संधि कैसे होती है और अयादि संधि कैसे होती है। हमें रटना नहीं है, समझना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है। तो दीर्घ स्वर संधि वहां होती है जहां 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं। अब ये सवर्ण स्वर क्या होते हैं विद्यार्थियों, याद कीजिए इससे पहले के वीडियो जो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, वर्ण विचार और वर्ण विचार भाग 2, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये चर्चा अवश्य की है कि स्वरों के भेद सवर्ण और अवर्ण भी होते हैं, अर्थात सजातीय और विजातीय होते हैं। तो सवर्ण स्वर कौन से होते हैं ये अगर आपको याद नहीं है तो वापस पिछला वीडियो देखें, तब वहां आप पाएंगे सवर्ण स्वर क्या हैं। इसलिए यहां मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। नियम है 2 सवर्ण स्वरों का मिलकर दीर्घ होना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाता है।
जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ और री के बाद अगर वह ही स्वर ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ जुड़कर आ होता है, ई और ई जुड़कर ई होता है, उ और उ जुड़कर ऊ हो जाता है और री और री जुड़कर री हो जाता है। कुछ उदाहरण देखें हम। पहला शब्द देखिए, यहां पर लिखा हुआ है विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या के साथ अर्थी जब जुड़ेगा तो शब्द बनता है विद्यार्थी। अब यहां आप देखिए, विद्या शब्द का अंत आ स्वर से हो रहा है और अर्थी शब्द का आरंभ अ से हो रहा है, अर्थात यहां पर आ और अ की संधि हो रही है और दोनों मिलकर आ बन रहे हैं और शब्द बन रहा है विद्यार्थी। आ और अ ये दोनों ही सजातीय स्वर हैं, सवर्ण हैं और इन सवर्ण स्वरों से मिलकर उसी का दीर्घ रूप बन जाता है, जैसे विद्यार्थी में हुआ है। ठीक इसी तरह अगला शब्द देखिए, शब्द है गिरी प्लस इंद्र। गिरी का अंत हो रहा है ई स्वर से और इंद्र का आरंभ भी हो रहा है ई स्वर से। दो सजातीय स्वर दोनों के ह्रस्व रूप मिल रहे हैं तो उसी का दीर्घ रूप बन रहा है, उसी स्वर का दीर्घीकरण हो रहा है, अर्थात ई और ई मिलकर ई बन रहे हैं और गिरि और इंद्र के मिलने से शब्द बन रहा है गिरींद्र। अब आप देखिए अगला शब्द, इसमें क्या हो रहा है, यहां भी दो सवर्ण स्वर ह्रस्व रूप में मिल रहे हैं और उनका दीर्घीकरण हो रहा है। भानु, भानु का अंत हो रहा है ऊ से और उदय आरंभ हो रहा है ऊ से, और जब उ और उ मिल रहे हैं तो स्वर बन रहा है ऊ। तो भानु और उदय ये दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द जो बनता है वो होता है भानुदय। अब अगला शब्द देखिए, पितृ ऋण। पितृ अंत हो रहा है री से, ऋण आरंभ हो रहा है री से और दोनों मिलकर शब्द बन रहा है पितृण, अर्थात यहां भी री है। तो इसी प्रकार आप दूसरे उदाहरणों को भी देख सकते हैं। कहीं ह्रस्व पहले है, अर्थात पहले शब्द का अंत ह्रस्व से है और दूसरा शब्द जो उसके साथ जुड़ रहा है उसका आरंभ भी ह्रस्व से होता है तो भी दीर्घ बनता है। कहीं पहले शब्द का अंत दीर्घ स्वर से होता है और दूसरे शब्द का आरंभ दीर्घ अथवा ह्रस्व किसी भी स्वर से हो सकता है, समान स्वर से, सवर्ण स्वर से, और शब्द जब बनता है तो वहां पर
वही स्वर दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार अब जब भी आप संधि पढ़ें, संधि का भेद समझने का प्रयास करें, तो इसे याद रखें कि किनका मेल हो रहा है, किन दो स्वरों का मेल हो रहा है, और वह स्वर सवर्ण है या नहीं है। अगर सवर्ण है तो दीर्घ स्वर संधि होगी वहां पर। स्वर संधि का अगला भेद है गुण स्वर संधि। अब यहां देखिए, दो अवर्ण स्वर मिलकर जब एक होते हैं तब वहां पर गुण स्वर संधि होती है। पीछे आपने देखा दो सवर्ण स्वर मिलकर एक होते हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। यहां अवर्ण स्वर मिल रहे हैं, मतलब अ अथवा आ जब ई अथवा ई से मिलते हैं तब वहां पर ए हो जाता है। अब अ और ई ये सवर्ण तो नहीं है, ये अवर्ण है। सवर्ण हुआ अ और आ का मिलना, लेकिन यहां पर सवर्ण स्वरों का मेल नहीं हो रहा है, यहां अवर्ण स्वरों का मेल हो रहा है। याद रखिएगा, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर अवर्ण स्वरों का मेल होता है। तो जब अ अथवा आ ई अथवा ई से मिलता है तब वहां पर ए स्वर हो जाता है। जो विकार उत्पन्न होता है वो ए बन जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, देव प्लस इंद्र। देव का अंत हो रहा है अ स्वर से और इंद्र का आरंभ हो रहा है ई से, और ये दोनों स्वर जब मिलते हैं तो ए बन जाता है। इसलिए देव और इंद्र मिलकर शब्द बना देवेंद्र। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखिए, रमा प्लस ईश। रमा का अंत हो रहा है आ स्वर से और ईश का आरंभ हो रहा है ई स्वर से। दोनों दीर्घ हैं, आ और ई, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो बनता है ए, और रमा और ईश मिलकर जो शब्द बना वो हुआ रमेश। अब विद्यार्थियों, आप इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण खुद ढूंढिए और उन्हें समझिए कि वहां किनका किनका मेल हो रहा है और किस प्रकार विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात परिवर्तन हो रहा है। विकार मतलब परिवर्तन। दूसरा उदाहरण देखिए, अगला अ अथवा आ जब मिलते हैं अ अथवा आ जब उ अथवा ऊ से मिलते हैं तो ओ स्वर बन जाता है। जैसे चंद्र और उदय। चंद्र का अंत अ स्वर से, चंद्र अ, और उदय का आरंभ उ स्वर से हो रहा है। अ और उ जब मिलते हैं तो ओ बनता है, और यहां पर भी चंद्र और उदय मिलकर शब्द बना चंद्रोदय। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है महा उत्सव।
महा का अंत हो रहा है आ स्वर से, उत्सव का आरंभ हो रहा है उ से, और दोनों मिलकर एक नया शब्द बनता है महोत्सव। ओ हो जाता है आ और उ मिलकर। अगला उदाहरण देखिए, जब अ अथवा आ री से मिलते हैं तब यहां पर अर हो जाता है। याद रखिए, दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा कि जब री और री मिलते हैं तो री ही रहता है। जैसे पितृ ऋण मिलकर शब्द बना पितृण। आप देखिए वहां पर री ही है, लेकिन जब दो अवर्ण स्वर मिलते हैं, अ अथवा आ से री का मेल होता है, तब वहां पर री र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सप्त और ऋषि, ये दोनों शब्द जब मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है सप्तर्षि। अब आप यहां इसका उच्चारण ध्यान से सुनिए। सप्तर, अ और री मिलकर बना अर, सप्तर्षि। यहां सप्तऋषि नहीं बोला जाता है, सप्तर्षि बोला जाता है। अब यहां पर कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे हमने बताया कि अ और उ अथवा उ जब मिलते हैं तो ओ स्वर बनता है, लेकिन अपवाद है अक्ष और ऊहिनी का जुड़ना। अक्ष शब्द का अंत अ स्वर से हो रहा है और ऊहिनी शब्द का आरंभ ऊ से हो रहा है। नियम के अनुसार तो यहां पर ओ स्वर बनना चाहिए, लेकिन जब शब्द बनता है इन दोनों को मिलाकर तो उसे हम पढ़ते हैं अक्षौहिणी। अक्षौहिणी सेनाएं। ये औ क्यों हो गया, जबकि नियम कहता है इसे ओ होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और अपवाद देख लेते हैं। प्र, अ स्वर से अंत हो रहा है प्र का, यह जब जुड़ता है ऊढ़ से तो शब्द बनता है प्रौढ़। वापस नियम का यह अपवाद है। अ और ऊ के मेल से ओ बनना चाहिए, लेकिन यहां बन रहा है औ, प्रौढ़। क्यों हो रहा है ऐसा? तो विद्यार्थियों, यहां समझने की बात है। भाषा में परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन मुख सुख के आधार पर भी होते हैं। अर्थात हमें बोलने में जो आसानी होती है, जिस प्रकार के उच्चारण में हमें आसानी होती है, शब्द वही रूप धारण कर लेता है। जैसे चंद्र और उदय मिलकर बना चंद्रोदय, तो चंद्रोदय बोलने में कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए वहां ओ स्वर बनता है अ और ऊ को मिलाकर। लेकिन अक्ष और ऊहिनी मिलकर अक्षौहिणी बन जाता है, क्योंकि अक्षौहिणी बोलने में थोड़ी कठिनाई आती है, प्रौढ़ बोलने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो मुख सुख के आधार पर कुछ परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन उस एक भाषा भाषी समुदाय के द्वारा अपना लिए जाते हैं, स्वीकार कर लिए जाते हैं और फिर वही चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार हर नियम के
कुछ अपवाद मिलते हैं और यहाँ भी ये कुछ अपवाद हैं। स्वर संधि का अगला भेद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि कहाँ होती है? जहां अ तथा आ के साथ संयुक्त स्वर मिलते हैं। वर्ण विचार वाले पाठ में आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा, याद भी होगा आपको कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और हिंदी के कौन कौन से स्वर संयुक्त स्वर हैं। एक बार पुनः आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जहां पर अ तथा आ के साथ संयुक्त स्वर मिलते हैं वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे अ के साथ जब ए जुड़ता है तो स्वर जो बनता है वो है आए। उदाहरण देखिए, एक और एक मिलकर शब्द बनता है एकैक। एक में क के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है और ये जो एक का अंत हो रहा है अ स्वर से, वो दूसरे एक से अर्थात आरंभ में जो ए स्वर है उससे मिलता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। अ स्वर संयुक्त स्वर से मिल रहा है और विकार उत्पन्न होता है तो शब्द बनता है एकैक, स्वर बनता है आए। विद्यार्थियों, कई बार मैंने अपने विद्यार्थियों को लेखन में ये गलती करते हुए पाया है कि आए स्वर जब वह लिखते हैं तो उस पर भी 2 मात्राएं लगा देते हैं, जबकि ये ध्यान रखना चाहिए कि आए स्वर में एक ही मात्रा होती है, लेकिन जब ऐ स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उस व्यंजन पर हम 2 मात्राएं लगाते हैं। ए जब जुड़ता है तब 1 मात्रा लगाते हैं, ऐ जब जुड़ता है किसी व्यंजन के साथ तब वहां 2 मात्राएं लगाते हैं। जैसे एक और एक मिलकर जब एकैक बना तो हमने क के ऊपर 2 मात्राएं लगाई हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें उच्चारण में शुद्धि के साथ साथ लेखन में शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि हम शुद्ध लिखें, शुद्ध बोलें। दूसरा उदाहरण देखिए, अ के साथ जब आए स्वर जुड़ता है तब यहां भी आए ही बनता है। जैसे मत और ऐक्य जुड़कर शब्द बना मतैक्य। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी देखिए, आ के साथ ए के जुड़ने से आय बना। जैसे उदाहरण है सदा और एव, ये दोनों शब्द जब जुड़ते हैं तो शब्द बनता है सदैव। और आ के साथ आय का जब मेल होता है तब भी आय ही बनता है। जैसे महा और ऐश्वर्य, ये दोनों शब्द मिलकर शब्द बनता है महेश्वर्य। विद्यार्थियों, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि आपने एक शब्द पढ़ा है महेश्वर, पर ध्यान दीजिए वहां किसका किसका मेल हो रहा है। महा ईश्वर, आ और ई का मेल हो रहा है, 2 अवर्ण स्वरों का मेल हो रहा है। और जब आ और ई का मेल होता है तब ए बनता है, लेकिन यहां पर आ और आय अर्थात
अ के साथ संयुक्त स्वर जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आ और ऐ के मिलने से अय बन रहा है और शब्द बन रहा है माहेश्वर्य। वृद्धि स्वर संधि के ही ये कुछ और उदाहरण हैं, जैसे अ और ओ जब जुड़ता है तो औ बनता है। शब्द है जल, उसके साथ जुड़ रहा है ओघ, अर्थात अ और ओ का योग हो रहा है और शब्द बन रहा है जलौघ। इसी प्रकार महा और ओज, आ और ओ का मेल है यहाँ पर और शब्द बन रहा है महोज। ठीक इसी प्रकार अ और औ के मिलने से जो नया स्वर बनता है वो है औ। परम, औषध, इन दो शब्दों के मेल से शब्द बना परमौषध। और महा तथा औदार्य, ये दो शब्द हैं, मेल हो रहा है आ और औ का और शब्द बन रहा है महोदार्य। विद्यार्थियों, वृद्धि स्वर संधि को याद रखने के लिए एक और बात आप याद रखिए। पिछली स्लाइड में आपने देखा अ अथवा आ के साथ ए अथवा ए का जब मेल होता है तो जो नया स्वर बनता है वो अय ही है। चारों स्थितियों में अय का ही निर्माण होता है, अय बनता है। इसी प्रकार अ तथा आ, मतलब अ अथवा आ के साथ ओ अथवा औ का जब मेल होता है तो जो स्वर बनता है वो अव ही है। चारों स्थितियों में अव ही बनता है। याद रखने के लिए आवश्यक है इस पर ध्यान देना। या तो अय बनेगा जब ए अथवा ऐ का मेल होगा अ अथवा आ के साथ, या फिर अ अथवा आ का ओ अथवा औ से जब मेल होगा तो औ बनेगा। बस इतना ही याद रखना है। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर शब्द है अधर और ओष्ठ। अधर अंत हो रहा है अ से, ओष्ठ का आरंभ हो रहा है ओ से। नियम के अनुसार अ और ओ के मेल से औ बनना चाहिए और बनता भी है। कुछ लोग अधरोष्ठ बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, गलत नहीं है, लेकिन सामान्यतः प्रयोग में अधरोष्ठ देखा जाता है, ये भी गलत नहीं है। जैसा मैंने अभी पीछे बताया कि मुख सुख के आधार पर भी कुछ परिवर्तन होते हैं और उन्हें स्वीकार कर लिए जाते हैं, इसी प्रकार वृद्धि स्वर संधि के इस नियम का भी ये अपवाद है। यहाँ पर अ और ओ के मेल से ओ बन रहा है, अथवा यूं कहें कि स्वीकार कर लिया गया है। अधर और ओष्ठ के मिलने से नया शब्द अधरोष्ठ स्वीकृत है, लेकिन अधरोष्ठ भी लिखा जाता है और नियमतः सही है। स्वर संधि का अगला भेद है यण स्वर संधि। विद्यार्थियों, आप शब्द पर ध्यान दीजिए तो आपको कभी याद ना करना पड़े। शब्दों को अगर आप समझें तो यण अर्थात य, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस भेद में जो मेल होगा उसमें कहीं य बनेगा, अर्थात जो नया स्वर अथवा व्यंजन अथवा वर्ण
जो हमें सुनाई देगा वहां पर य होगा। जैसे ई, ई, उ, ऊ और री के साथ जब कोई भिन्न स्वर मिलता है, अर्थात कोई दूसरा स्वर, तब जो परिवर्तन होता है वह इस प्रकार होता है। जैसे ई और अ का जब मेल होता है तब य बनता है। जैसे शब्द है यदि और उसके साथ जुड़ता है अपि, अर्थात यदि का अंत ई स्वर से हो रहा है और अपि का आरंभ अ स्वर से हो रहा है और दोनों मिलकर यद्यपि। आप बोलकर देखिए, द के बाद य हो जाता है, यद्यपि बन जाता है य। और नया शब्द है यदि और अपि के मेल से बना हुआ यद्यपि। इसी प्रकार ई के साथ जब आ जुड़ता है तो या बनता है। अब यहां पर या इसलिए बन रहा है कि जुड़ने वाला स्वर जो है वो दीर्घ है, आ तो बन रहा है या। जैसे अति, अति का अंत ई स्वर से हो रहा है और आवश्यक अति के साथ जब जुड़ता है तो आवश्यक का आरंभ आ से हो रहा है, तो ई और आ मिलकर जब शब्द बनता है तो अत्यावश्यक हो जाता है। इसी प्रकार ई और उ के मेल से यू होता है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा आप, ये यू इसलिए हो रहा है क्योंकि उ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर वो मात्रा लग जा रही है, उ की मात्रा। तो ई और उ के मेल से बना यू और शब्द में परिवर्तन होता है अति के साथ उत्तम जुड़ा, अर्थात ई के साथ उ का योग हुआ और शब्द बना अत्युत्तम। अब यहां पर भी देखिए, मैंने अभी मुख सुख की बात की थी, अर्थात उच्चारण की सुगमता, और उस सुगमता के कारण जो ध्वनि सुनाई देती है वही ध्वनि हम यहाँ लिखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, हिंदी में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, तो यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं, अत्युत्तम। इसी प्रकार ई के साथ जब ऊ जुड़ता है तो यू हो जाता है। जैसे अति और ऊष्म मिलकर शब्द बनता है अत्यूष्म। आगे देखिए यण स्वर संधि के ही कुछ और उदाहरण। अब यहाँ पर उ के साथ अ जुड़ता है तो व हो जाता है। अब आप इसे बोलकर देखेंगे तो पाएंगे ये भी उच्चारण की सुगमता के अनुसार ही ये परिवर्तन हुआ है। जैसे अनु और आय, उ और अ का मेल और शब्द बनता है अन्वय, अन्वय। आप देखिए, मैं इसलिए ये बार बार बोल रही हूं कि किस प्रकार उच्चारण में होने वाली सुगमता से संधि में एक नया वर्ण बन जाता है। जैसे अनु अय, अन्वय व। इसी प्रकार उ और आ के योग से वा बनता है। अब यहां पर भी वा इसलिए है क्योंकि आ दीर्घ स्वर जुड़ रहा है। जैसे मधु और आलय, मधु उ से अंत हो रहा है तो शब्द बना मध्वालय। दूसरे उदाहरण देखें, उ और ओ का मेल वर्ण बनता है वो, और जब शब्द में ये विकार उत्पन्न होता है तब देखिए गुरु और ओदन के मेल से शब्द बना गुरवोदन। इसी प्रकार उ और औ का मेल होता है, परिवर्तन के बाद
वर्ण बनता है वाउ, और गुरु और औदार्य, ये दोनों शब्द जब जुड़ते हैं, यहाँ पर भी संधि किनके बीच हो रही है? उ और औ के बीच, और नया शब्द बन रहा है गुर्वोदार्य। इनका आप बार बार उच्चारण कीजिए, इन शब्दों का, तब समझ में आएगा और आनंद भी आएगा कि देखिए परिवर्तन किस प्रकार होते हैं उच्चारण की सुगमता के आधार पर। विद्यार्थियों याद रखिए, भाषा पहले बनी, व्याकरण बाद में। तो भाषा थी, उच्चारण था, और उन उच्चारणों के आधार पर नियमों को बनाया गया। अगला उदाहरण देखिए, री और आ के मेल से शब्द बन रहा है रा, जैसे पितृ और आदेश, शब्द बनता है पित्रादेश। अब आप जरा सोचिए, अगर पितृ में जो री है उसे हम री ही रहने देते और उस पर आ की मात्रा लगाते, तो सबसे पहले तो एक स्वर के साथ दूसरी मात्रा का योग मुश्किल है, उच्चारण की दृष्टि से मुश्किल है, नहीं हो सकता। इसी प्रकार री के साथ आ का योग नहीं हो सकता, पितृयादेश नहीं हो सकता, और इसीलिए उच्चारण की उस सुगमता के कारण ही ये परिवर्तन हो रहा है। री और आ मिलकर बनते हैं रा, पितृ आदेश, शब्द बना पित्रादेश। अब आप कुछ और शब्द इस प्रकार के सोचिए जहां री और आ का मेल हो रहा है, मातृ आदेश, मात्रादेश, मातृयादेश नहीं, मात्रादेश। तो ध्यान रखिए इन नियमों को भी, इनसे होने वाले परिवर्तनों को भी। और कुछ और उदाहरण खुद सोचिए, ढूंढिए। जब आपको शब्द मिले, जब आप कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें जहां पर संधि है, तो उन्हें संधि विच्छेद करके देखें कि यहाँ पर किनका अर्थात किन स्वरों का मेल हो रहा है। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा और आप आनंद के साथ संधि समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। विद्यार्थियों, स्वर संधि का अगला भेद है अयादि स्वर संधि। अब आप अगर देखें तो अयादि अपने आप में एक संधि किया हुआ शब्द है, और यहाँ पर संधि हो रही है अय और आदि की। और इस नियम में आप पाएंगे कि अ के साथ जब अय जुड़ता है तो य हो जाता है, अय, और यहाँ पर भी वही हो रहा है, अयादि। तो याद नहीं रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ किसका मेल हो रहा है, समझ लीजिए इस शब्द को। देखिए नियम क्या कहता है, यदि ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब इन स्वरों से अलग कोई भी स्वर आए, तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आओ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने वर्ण विच्छेद करके ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि ये परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। शब्द है नयन। अब इसको ये कहाँ किससे जुड़ रहा है? ने के साथ अन जुड़ रहा है, ने के साथ, न के साथ ए स्वर जुड़ा हुआ है। जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं न प्लस ए प्लस अ प्लस
ना, ये जो अंत में ना है उसके साथ भी अ स्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने वहां नहीं दिखाया है क्योंकि हमें तो ए और आय का योग समझना है यहां पर। तो देखिए ये मिलकर क्या बनता है, न के साथ जुड़ा अ य, ए और अ मिलकर बन गया आय, और आगे अ न है तो शब्द बना नयन। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करके मैंने यहां पर समझाने का प्रयत्न किया है, आप स्वयं देखें। गायन शब्द बना है गए और अन से मिलकर, अर्थात अ और अ का मेल हो रहा है और शब्द बन रहा है गायन। अ और अ के मिलने से आय हो गया है। ठीक इसी प्रकार गो और ईश शब्द बना गवीश। ओ और ई के मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है अव में, अर्थात गो और ईश, ओ और ई मिलकर अव बन रहे हैं और गो और ईश मिलकर शब्द बन रहा है गवीश। ठीक इसी प्रकार नौ और इक मिलकर, अर्थात नौ में जो अ है और इक के आरंभ में जो ई है, ये दोनों मिलकर बन रहे हैं आव, और नौ और इक से शब्द बन रहा है नाविक। तो विद्यार्थियों, संधि के जो भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें स्वर संधि के भेद, पांचों भेदों को हमने इस वीडियो में देखा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने में हमने इन दो ग्रंथों का उपयोग किया है, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद। इन दोनों विद्वानों का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। तो विद्यार्थियों, आज का यह पाठ आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।